इंडिया और ग्रीस। अच्छा, ग्रीस पहले भी न्यूज में था, सलामिस बे आपने पढ़ी थी, एक शार्दुल नाम का आपको नेवल शिप याद होगा, तीर याद होगा, और तो नहीं था कोई, सारथी, सारथी कोस्ट गार्ड का था, बाकी ये दोनों नेवल शिप थे। तो इनको भी हमने ग्रीस भेजा था पक्का। ये सेचिल्स और फिर बाद में मेडागास्कर गया था। ग्रीस में कौन सा गया था? एक ही था। नो, हिंट दे देती हूँ, 2 हिंट चाहिए? 3, मतलब एक ही है पर 3 हिंट है उसमें। क्या 3 3? त्रिकांड, ठीक है, 3 एंड कर दिया तो कांड, तो त्रिकांड था, ठीक है। ये भी हमने भेजा था, सलामिस बे, ठीक है। सलामिस बे अगर आ जाए तो वो ग्रीस के कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ी थी। तो मतलब ग्रीस 2-3 बार न्यूज में आ चुका है। और ग्रीस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इनका एक पोर्ट है वहां पे, पायरस पोर्ट। पायरस पोर्ट याद है आपको? कौन से वाला कॉरिडोर? इमैक, इमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो इसी वजह से हमारे लिए ग्रीस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है वो डिफेंस कोऑपरेशन को लेके, ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करा जाएगा। अपनी इंडियन नेवल शिप जब हम भेजते हैं तो वो भी एक तरह से डिफेंस कोऑपरेशन ही होती है। तो इसके हाईलाइट्स देख लेते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरोपियन कंट्री है ना, ये मेंबर है ग्रीस, है ऑब्वियसली बात। मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर आता है। वो आपने एससीबी मैक पढ़ा था, तो जी फॉर ग्रीस ही था वहां पे। 2 सीज याद रख लेना जिनके बीच में ग्रीस लाई करता है। एक तरफ आ जाएगा एशियन सी, और इस तरफ कौन सा आएगा? आयोनियन सी। अब देखो, मेडिटेरेनियन सी बहुत बड़ा है तो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलती हैं, तो आयोनियन सी आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर आयोनियन सी है, इस तरफ एजियन सी है। कैपिटल क्या आ जाएगी? एथेंस। और यहीं पे पोर्ट भी आ जाएगा, दैट इज पायरस पोर्ट। पायरस पोर्ट किसके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है? तो एक कॉरिडोर जो हमने बनाया है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। एक चीज याद रखना, यहाँ पे चाइना की इन्फिल्ट्रेशन बड़ी ज्यादा है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा है ना, उनका जो प्रोजेक्ट चलते हैं बीआरआई जैसे, जहां पे वो कनेक्टिविटी बनाते जाते हैं, तो वहां पे पायरस पोर्ट भी वन ऑफ देम है, जो कि कहीं ना कहीं इस डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर हर्डल भी बन सकती है बात। अभी आपने इसको ज्योग्राफिकली देखा, अब थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे आपने ऊपर तुर्की देखा, इधर आगे क्या है? साइप्रस। साइप्रस का अगर स्ट्रक्चर देखोगे इस तरह से था, छोटा सा। इसका जो नॉर्थ पार्ट है, वेरी गुड, और नीचे साउथ वाला। अब एक टाइम पे 1960s में जाके ये इंडिपेंडेंट हुए थे, मतलब ग्रीस की ही टेरिटरी हुआ करती थी एक तरह से, फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद साइप्रस को बोला ग्रीस ने कि बाइजोनल रहोगे, मतलब अगर कभी भी हेल्प चाहिए होगी हम आपको हेल्प आउट करने के लिए आगे आएंगे, पर आप इंडिविजुअल हो, मतलब आपकी सिटीजनशिप एक ही रहेगी। यूनाइटेड नेशन में जब आप जाओगे आप एक मेंबर की तरह ही जाओगे। तो इंडिया इस चीज को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। बट जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसका, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी बन रखा है, सिर्फ तुर्की ये क्लेम करता है कि ये पार्ट ऑफ तुर्की है, और कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं करती। इवन पाकिस्तान ने भी तुर्की को कभी ये सपोर्ट नहीं करी चीज कि दिस इज अ पार्ट ऑफ किसका? तुर्की का। सिर्फ तुर्की क्लेम करता है कि जो साइप्रस का नॉर्थ पार्ट है वो तुर्की का है। हिस्टोरिकल टाइज, कल्चरल टाइज, ट्रेडिशनल, वो सारे फैक्टर यहाँ पे मैटर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पास्ट हमने देख लिया, जहां पे आएगा ना ये अब सपोर्ट करता है इंडिया ग्रीस को, किस चीज को लेके? ये जो टेरिटरी है साइप्रस की, स्पेशली साउथ वाली, तो यहाँ पे कुछ कल्चरल टाइज भी आपको मिलेंगे। अब देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या चीजें यहाँ पे साइन करी गई हैं। तो ज्यादातर जो पैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, 5 साल के लिए करे जाते हैं। यहाँ पे भी 5 साल का ही टाइम पीरियड है, 2030 तक का। तो बोला कि जो एग्रीमेंट है यहाँ पे 5 साल का रोड मैप बनाएगा डिफेंस कोऑपरेशन को लेके इन दोनों कंट्रीज के बीच में। अब देखो, सिंस डिफेंस कोऑपरेशन करनी है, ज्वाइंट एग्रीमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री गई होगी? डिफेंस मिनिस्टर। ग्रीस के भी, इंडिया के भी, और ग्रीस के इंडिया में आए हुए थे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ग्रीस के, वो इंडिया आए थे। क्या कोई हिस्टोरिकल रिलेशन है इंडिया और ग्रीस के बीच में? इंडो ग्रीक कल्चर, कोई नाम याद आ रहा है इंडो ग्रीक कल्चर से? स्कूल तो हो गया, वो आर्ट एंड कल्चर का आ गया। बुद्धिज्म का भी था कुछ, और अब काफी नजदीक आ गए। यस, वेरी गुड, नागर से। और सुनो, ये याद रखना, ये सवाल आपके हिमाचल वालों के पेपर में बहुत बार पूछा है। नाम याद रखना, उसका मियांदर था, ठीक है। और बुक क्या थी? मिलिंद पान्हो। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है मियांदर और नागसेन की। लिखी किसने है? नागसेन ने लिखी हुई है। अब देखो, ये थोड़ा सा इंग्लिश साउंड कर रहा है मियांडर, ये हिंदी वर्जन में आ गया उन्हीं का नाम, मिलिंद। तो मतलब मियांडर बोलना थोड़ा ऐसे एक्सेंट में चला जाएगा, तो हमने हिंदी वर्जन में नाम दे दिया मिलिंद पान्हो। तो ये बुक का नाम है। तो हिस्टोरिकल टाइज भी है। आपने बोला मेगस्थनीस, इनकी कौन सी थी? वेरी गुड, इंडिका। ये बुक भी आ जाती है कई बार, मैच द फॉलोइंग।
यूबीएससी बहुत रेयर पूछेगा, इजी वाला आपके स्टेट वगैरह के एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना यहीं से। तो डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं इंडिया और ग्रीस के, और बायलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान बनाते हैं 2026 के लिए कि डिफेंस में कोऑपरेशन करेंगे। वो जो आईएनएस त्रिकांत था, इसी वजह से मैंने आपको बोला उसे याद कर लो, क्योंकि हमने अपनी नेवल शिप को भेजा था ग्रीस में। वो मैसेजेस होते हैं कि कल को हम शायद ज्वाइंट एग्रीमेंट्स करेंगे, तो वो ग्रीस के साथ इसी वजह से भेजा हुआ था। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है एक इंडियन ओशन रीजन के लिए। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है? गुरुग्राम। तो यहीं पे मीटिंग हुई, ये जो अभी ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ। बाकी ये यहाँ पे देखना लाइजन ऑफिसर की बात हुई है। ग्रीस की तरफ से एक लाइजन ऑफिसर आएंगे इंडिया के अंदर। लाइजन ऑफिसर का क्या काम होता है? मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लैग ना आए, दोनों कंट्रीज के बीच में। तो लाइजन ऑफिसर को पोस्ट करा जाएगा ग्रीस की तरफ से टू इंडिया। फिर वो कम्युनिकेट किया करेंगे, ग्रीस की बात को इंडिया के फ्रंट में रखना और इंडिया की बात को ग्रीस में लेके जाना। तो ये लाइजन ऑफिसर का मतलब होता है। लाइजन ऑफिसर जैसे आप दो इंस्टीट्यूशन है मान लीजिए, एक तरफ इंस्टीट्यूशन है, अपना ही मान लेते हैं एग्जाम्पल, O2 है। एक तरफ मान लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हमको कोई प्रोजेक्ट चलाना है, तो हमारे एंड से एक लाइजन ऑफिसर जाएगा। तो लाइजन ऑफिसर का मेन काम ही क्या होता है? वो कम्युनिकेशन प्रॉपर करवाना, तो कम्युनिकेशन लैग ना आए, तो लाइजन ऑफिसर। मैरीटाइम कोऑपरेशन करनी है, एक एग्जाम्पल अब आप सभी को याद है आईएनएस त्रिकांत वाला, वो आप मेंशन भी कर सकते हो कि इंडिया भेजता रहता है बार बार। एंड बायलेटरल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज। अब स्ट्रेटेजिक क्यों बोला? क्योंकि ज्योग्राफिकल पोजीशन जब आपने देखी तो यहाँ पे एक पोर्ट देखा, दैट इज पायरस पोर्ट, और वो पार्ट है इमैक कॉरिडोर का। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक भी है और डिफेंस रिलेशन भी आ जाएंगे। बाकी राजनाथ सिंह जी ने ये सारा डिसीजन लिया ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर के साथ। कहां पे? तो गुरुग्राम में लोकेटेड इंटरनेशनल जो फ्यूजन सेंटर आपने देखा इंडियन ओशन रीजन का। और कहां कहां पे फोकस करेंगे? तो सबसे पहले पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बस ये सारी चीजें हैं। कुछ ज्यादा याद करने वाला नहीं है, बेसिक सही है। हाइलाइट्स देख लो एक बार। तो एक बारी ज्वाइंट डिक्लेरेशन है इंटेंट का। देखो यहाँ पे लिखा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। कभी भी ये टर्म आती है ना, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, यानी कि दो फॉर्मल पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। फॉर्मल पार्टी आ गई तो मतलब गवर्नमेंट आएगी कि प्राइवेट? गवर्नमेंट सेक्टर। ट्रैक 1.0 डायलॉग, ट्रैक 1.0 डायलॉग का मतलब ही ये था जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल आपस में मिलेंगे। एंड स्ट्रक्चर करेंगे 5 साल का रोड मैप, मतलब कर लिया है अब। और बायलेटरी मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान 2026 से एग्जीक्यूट भी कर देंगे, एक्सचेंज करना शुरू करेंगे। अब एक्सचेंज में क्या क्या करेंगे? डिफेंस कोऑपरेशन, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, या फिर कोई हाँ टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देते हैं। अगर सेंसिटिव इशू हो तो उस केस में नहीं करी जाती, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द चीजें बता दी जाती हैं। उनका कोई नेवल शिप है, कैसे ऑपरेट करते हैं वो लोग, वो बताएंगे, हमें अपने नेवल शिप के बारे में बताएगा। डॉक एक्सचेंज होते हैं, वहां के मेंबर्स हमारे वाले शिप में आते हैं, उनके मेंबर हमारे वाले शिप से जाते हैं, ऐसे चलता है सारा। तो मतलब ये सारी चीजें आती हैं। और बाकी इंडिया ने आत्मनिर्भरता की तरफ भी जाना है 2030 तक, तो अपनी टेक्नोलॉजी भी बिल्डअप करना चाहते हैं। तो ग्रीस से जितनी चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे वो सब यहाँ पे आएगा। स्ट्रक्चर्ड टाइम बाउंड कोऑपरेशन है, 5 साल ही बोले ना, 5 साल के अंदर मैक्सिमम चीजें करनी है अपने को। और लाइजन ऑफिसर आएंगे कहां पे? जो इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का, लोकेटेड एट गुरुग्राम। और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रहेगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग रहेगी, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी आता है, ट्रेड रूट भी है, स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस भी है उसकी। देन हिस्टोरिकल टाइज अगर देखोगे तो दोनों में ही कहीं ना कहीं 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशनल टाइज आपको मिलेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां से ही ओरिजिन होता है, और उसके बाद इतनी ज्यादा एक्सपांशन भी होती है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आते हैं, इंडिका नाम की बुक आती है, बताते हैं कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फ्लरिश कर रही थी। बाकी जैसे आपने बोला इंडो ग्रीक गंधारा आर्ट के अंदर ही आपको मिलते हैं। गंधारा आर्ट के अलावा और कौन से 2 आर्ट्स थे? अमरावती और मथुरा। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो होएगी, और इसके अलावा ग्रीस इंडिया को सपोर्ट करता है कश्मीर वाले इश्यू के ऊपर, और इंडिया की सीट को भी सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कल आपने मलेशिया पढ़ा था, तो वहां पे उल्टा था केस कश्मीर को लेके कि इंडिया ने ऑक्यूपाई, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट चली जाती है, पर यहाँ पे ग्रीस से सपोर्ट आता है। देन देयर इज इंडिया का सपोर्ट है ग्रीस को साइप्रस इश्यू को लेके, बायजोनल बाय कम्युनल फेडरे। अब देखो कम्युनल रिलीजन की बात होगी, यहाँ पे 2 रिलीजन आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे, पर हाँ ग्रीस सपोर्ट करता है साइप्रस को, ये पूरी की पूरी टेरिटरी बिलोंग टू साइप्रस ओनली। सिटीजनशिप तो एक ही है, तुर्की चाहे से बोले कि ये मेरा पार्ट है, सिर्फ तुर्की बोल रहे तो वो कोई क्लेम नहीं करेगा उसको कि ये अनदर कंट्री आ जाती है। तो इंडिया ग्रीस के फेवर में, इन शॉर्ट, कि हम मानते हैं। और ग्रीस ने पूरी रिस्पेक्ट भी रखी है साइप्रस की। बड़े सारे मिलिट्री कू वगैरह हुए थे, उस हिस्ट्री में मैं नहीं जा रही, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप रीड कर सकते हो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, साइप्रस को बोल दिया था कि आपकी अपनी सिटीजनशिप रहेगी, एक ही सिटीजनशिप रहेगी, आप एक तरह से सॉवरेन रहोगे, अगर हेल्प वगैरह चाहिए तो हमको बता देना, हम कर देंगे, वैसे वाला सिचुएशन था।
सिग्निफिकेंस ये देख लो, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया को अगर आपने कनेक्ट करना है फ्रॉम इंडिया तो आपके लिए ग्रीस एक बेटर लोकेशन है। मेडिटेरेनियन सी अब सभी को याद ही है मेरे ख्याल से, ये वाला सारा पार्ट, दिस वन, यहाँ पे आयोनियन सी और एजियन सी ये आपको ग्रीस के साइड में मिल जाएंगे, पर ऑफशूट्स किसकी हैं, मेडिटेरेनियन सी की ही हैं। ये वाला आ गया पाइरस पोर्ट जो इमैक कॉरिडोर के साथ कनेक्ट करेगा, यहां से चला इंडिया, और यहाँ पे आ गया जाबेल अली, ये किसका आ जाएगा पोर्ट, ये यूएई का है। और यहाँ पे फिर रेलवे लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी पार्ट किसका है, अल गुवाहिद, दैट इज यूएई। फिर उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में एंटर इन करोगे और इजराइल होते होते यहाँ पे कौन सा पोर्ट था, हाइफा पोर्ट। ये आई थिंक सीडीएस के पेपर में पूछा भी था सवाल कि हाइफा पोर्ट न्यूज में बना रहता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर था इसका इजराइल। और फिर आप पानी के थ्रू जाओगे, कहाँ पे पहुंच जाओगे, ग्रीस। और ग्रीस जब आप पहुंचे तो आप इनडायरेक्टली कहाँ पे पहुंच गए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ठीक, तो इमैक कॉरिडोर के लिए ग्रीस कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला, हाँ जी ठीक है, ओके। तो ये ध्यान में रखना, यूएई वगैरह सारा इसमें कनेक्ट हो जाएगा। रेड कलर के रेल रूट्स बताए हैं, मतलब लैंड एरिया से जब जा रहे हो, और ऊपर वाला ये सारा डॉटेड वाला दैट इज वाटरवेज। ठीक है, उसके बाद 20% ग्लोबल शिपिंग को ग्रीस कंटेन करता है, ये कैपेसिटी के हिसाब से बोला है, मतलब कितना टन्स ऑफ वेट कैरी करके जाता है। तो 20% जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ किसकी, अकेली ग्रीस की, तो ठीक ठाक एक्सपोर्ट भी करता है। और इमैक का पायरियस पोर्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री पॉइंट हो जाता है यूरोपियन मार्केट के लिए इंडिया की तरफ से। और तुर्की पाकिस्तान एक्सिस, यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीस भी उसके अगेंस्ट है, लग गया ना पता, तुर्की को सपोर्ट करता होगा ग्रीस या अगेंस्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है अगेंस्ट है, क्योंकि साइप्रस पे सपोर्ट दिया, तो साइप्रस की राइवलरी है नॉर्थ वाले पार्ट को लेके तुर्की के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है ये उनके अगेंस्ट होंगे। और इवन ये जो तुर्की पाकिस्तान एक्सिस भी बना हुआ है, इनके भी अगेंस्ट है। मुझे एक ड्रोन का नाम बता दो जो ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान को तुर्की ने दी, बेरख्तर, वेरी गुड। अगर ना ये शॉर्ट फॉर्म आ जाए एमएमयू, वो भी बेरख्तर ही है, तो उनकी अपनी टर्किश लैंग्वेज के अंदर इसकी फुल फॉर्म मिलेगी, तो आपने वो नहीं लर्न करनी। पर एमएमयू भी कौन सा ड्रोन है, बेरख्तर, तुर्की है, तुर्की ने दिया था ये पाकिस्तान को कि जाओ लड़ो। हाँ, मतलब जो सारी कंट्रीज फिर बोलेंगी दैट इज बेरख्तर, मतलब जो प्रमोशन के लिए नाम यूज करा जाता है वो बेरख्तर है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज करा था, बड़ी बेइज्जती हुई थी इस ड्रोन की, सवाल बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ओके जी, उसके बाद शेयर्ड कमिटमेंट, रूल बेस्ड ऑर्डर एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ऑल। अरेबियन सी से लेके कनेक्टिविटी कहाँ बनेगी, एजियन सी तक, ए टू ए, तो यहां से लेके वहां तक कनेक्टिविटी बनेगी। ये देख लो ध्यान से, एजियन सी आ गया, यहाँ पे आयोनियन सी है, ऊपर एड्रियाटिक सी था पर वो इटली के साइड में चला जाएगा, ऊपर वाले एरिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस, कहां कहां पे आ सकते हैं। इंडिया और ग्रीस का अगर आप ट्रेड देखोगे कुछ ज्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, टोटल निकल के आता है लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि काफी कम है। और गुड्स वगैरह देखोगे तो प्राइमरी सी गुड्स होती हैं जो परचेज और सेलिंग करी जाती है इंडिया और ग्रीस के द्वारा। हाई वैल्यू सेक्टर हो गए जो ज्यादा महंगे बिकते हैं, उसका ट्रेड नहीं आपको मिलेगा इंडिया और ग्रीस के केस में। और डायरेक्ट शिपिंग लाइन भी नहीं है, कनेक्टिविटी डेफिसिट की भी प्रॉब्लम रहती है ग्रीस को। एक जो ऑप्शन निकल के आती है दैट इज इमैक, और पर वहां पे हर्डल क्या बन सकता है, चाइना फैक्टर। पायरस पोर्ट ओन्ड बाय चाइनीज बॉडी है, एसओई आ गया, फुल फॉर्म छोड़ देना इसकी, तो ये इसको ओन करते हैं, ये सबसे बड़ा हर्डल बन सकता है। एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म, 2+2 डायलॉग्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब देखो 2+2 डायलॉग आती है, कौन सी मिनिस्ट्री आती है, एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस, सेम यहाँ पे भी एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस। बड़ी सारी कंट्रीज के साथ हम 2+2 डायलॉग्स करते हैं, पर ग्रीस के साथ उसकी भी कमी मिलेगी, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रीस के साथ हैं हमारी इंडिया को। अब कैसे एनहांस किया जा सकता है, तो सबसे पहला फोकस तो कनेक्टिविटी पे करना है, क्योंकि कनेक्टिविटी डेफिसिट भी आपको ग्रीस के साथ मिलेगा। तो बोल दिया इमैक की ऑपरेशनलाइजेशन। अब ये भी देखो बंद ही पड़ गया, वो इजराइल आ गया बीच में, तो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला रहा गाजा वाली सिटी के साथ, तो गाजा सिटी के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट चला तो वो रास्ता पूरा बंद पड़ा हुआ था, तो यूरोप के साथ आपकी कनेक्टिविटी वैसे ही टूटी हुई थी, तो थोड़ा घुमा फिरा के हम लेके जा रहे थे, पर एनीवेज वो फिर डिस्टेंस अगर लंबा पड़ जाए तो उसका भी फायदा नहीं होता। ग्रीन मैरीटाइम कॉरिडोर, फोकस करा जाएगा कि जो शिप्स हैं थोड़ी हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ लेके जाए, और बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है तो डीकार्बनाइजेशन की तरफ निकल के जाए। माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी इंप्लीमेंट करना है, मोबिलिटी की इलीगल तरीके से कोई भी मोबाइल ना हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ। एंड मेडिटेरेनियन क्वाड, जैसे क्वाड एक आपको इंडो पैसिफिक रीजन में मिलता है, यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन क्वाड भी है। सुनो, क्वाड की कंट्रीज भी पूछी है, स्क्वाड की कंट्रीज भी पूछी है पेपर के अंदर, बस स्क्वाड में कौन आ जाते हैं, फिलीपीन। किसको रिप्लेस करता है, इंडिया को। वो क्योंकि यूएस को कई बार लगता है ना कि नहीं यार इंडिया तो अभी डेवलपिंग है, हम चाहते थे थोड़े डेवलप ही होते, चलो वेयर हाउस को ऐड कर लेते हैं, तो फिलीपींस को बोलता है ना यूएस कि ये तो मेरे लिए एक तरह वेयर हाउस की तरह है, मैं अपना स्पेयर सामान यहाँ पे रख सकता हूँ, कल को चाइना के साथ लड़ना पड़े।
हाँ वो सारी चीजें आ जाएंगी। एंड यहां पे ध्यान रखना, इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल स्लैश लिखा है फ्रांस। तो मतलब ऑप्शन स्लैश, मतलब अगर इजराइल नहीं अवेलेबल तो फ्रांस को कर लेंगे, इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ मतलब बोला है, एक बना रखा है, वर्बली बन रखा है, पर इसकी कभी मीट वगैरह आप नहीं सुनोगे कि मीटिंग हुई मेडिटेरियन क्वाड की। तो क्रिएट मतलब बोला गया है, ये वर्बल एग्रीमेंट्स है कि ऐसा बना सकते हैं। मीटिंग कभी नहीं सुनी होगी आपने कि मेडिटेरियन क्वाड की मीटिंग हुई, जस्ट वर्बल है, बोल दिया है कि बना लेंगे इसको भी। तो ये स्लैश इसी वजह से लगाया है कि इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चला गया है, तो शायद टाइम वेस्टेज बहुत हो, तो फ्रांस को भी एक ऑल्टरनेटिव रखा हुआ है। ऑप्शन ध्यान से देख लेने हैं, स्लैश लगा के आएगा तो वो भी ठीक है, अगर एक ही कंट्री का नाम लिखा जाएगा वो भी लगभग ठीक है। फिर आपने एक्यूरेट देख लेना है, पर कि अगर दोनों ही लिखे हुए हैं फिर किसको टिक करोगे, फिर वो दोनों ही गलत होंगे, फिर वहां पे स्लैश वाला जरूर लिखा होगा। ठीक, ऐसे भी नहीं होगा कि एक ऑप्शन में इसराइल लिखा है, एक में फ्रांस लिखा है, अगर दोनों को लिखा है ना अलग अलग से, तो फिर स्लैश वाला भी पक्का आएगा, तो आपने स्लैश वाला ही पिक करना है। और अगर आगे इनके इसकी इसराइल लिखा हुआ है सिर्फ, बाकी जगह पे कोई और कंट्री लिख दिया, अल्बेनिया लिख दिया यहाँ पे, या फिर मॉन्टेनिग्रो लिख दिया, कोई और कंट्री लिखी है, तो फिर इसराइल वाला टिक कर देना है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट की तरफ आपको जाना है। एंड एक दिन आपने याद होगा ब्लू रमन सबमरीन केबल के बारे में भी पढ़ा था, याद है? तो ब्लू तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू इकोनॉमी को, और रमन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीवी रमन। सीवी रमन जी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो जो भी आपकी रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अंदर आप पढ़ते हो। तो अंडर सी इंटरनेट केबल सिस्टम को भी डिजाइन करा जाएगा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप को कनेक्ट करने के लिए। तो ये है ब्लू रमन सबमरीन। पूछा जा सकता है कि किन किन एरियाज को ये कनेक्ट करेगा, शायद वहां पे अफ्रीका के साथ भी एक बार आपने पढ़ा है, तो नीचे को भी कनेक्टिविटी अपने को प्रोवाइड करनी है, तो ये कनेक्टिविटी पर्पज से बनाया गया है। तो हाँ, जब आपने ना मिडिल ईस्ट पढ़ा था तो तभी बोला था कि यहाँ पे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे जब मिडिल ईस्ट से जाएंगे, तो वो भी ब्लू रमन सबमरीन केबल सिस्टम ही था। तो डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है हमको, तो ये इनडायरेक्टली ग्रीस के साथ आप कनेक्टिविटी बना पा रहे हो, आपकी कनेक्टिविटी यूरोपियन यूनियन के साथ बन जाएगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट में कुछ की पॉइंट्स है, एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, जैसे ये मेडिटेरेनियन क्वाड, रैंडम से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो आपने इसको याद रख लेना है।